आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 2025 के लिए परीक्षा है तो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है उससे देखेंगे एसएससी का एमटीएस और हवलदार का जो है ऑनलाइन परीक्षा जो होता है, ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ और हवलदार के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कि पूरे 37 सेट में इसमें बुक में दिया गया है, 37 सेट में है, ठीक है। और ये 2023 और 2024 का जो भी इसमें पिछले साल जो भी इसमें एग्ज़ाम हुआ है सभी सिटिंग का क्वेश्चन आंसर सहित पूरे व्याख्या के साथ में है, संपूर्ण व्याख्या का हल सहित इसमें दिया गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन होता है, सीबीटी के जरिए लिया जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है इसी से पता चलता है। जब तक पिछले साल का प्रश्न आप हल नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि अगला लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो इस बुक में जो दिया गया है प्रश्न सारे शिफ्ट का दिया गया और सभी विषय दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी विषय का इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट आप देखेंगे तो देख सकते हैं आपको 2024 और 2023 का पूरे हल प्रश्न आप डेट वाइज देख सकते हैं, दिया गया है 30/9 डेट वाइज दिया गया है सभी। यहाँ पे इसमें भी दिया गया है, देख लीजिए 1/9 से लेके पूरे 14/9 तृतीय पाली तक, मतलब तीनों पाली का दिया गया है, तीनों पाली का प्रश्न आंसर सहित व्याख्या सहित दिया गया है, हल सहित पूरे एमटीएस। इसीलिए ये महत्वपूर्ण, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के जो पहला प्रश्न है और आज कौन सा पाली का कौन सा पीवाई पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, चलते हैं उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। एग्जाम जो रहता है पूरा सीबीटी के जरिए रहता है, ऑनलाइन बेसिस कंप्यूटर बेसिक्स पर। यहाँ देखें तो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है। यहाँ पे दिया गया है विषय, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी रहेंगे। मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर का रहेगा, जिसका अंक रहेगा 60 और 60 दोनों का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और यहाँ पर भी दिया गया, देखिए जनरल और इंग्लिश दोनों 25-25 क्वेश्चन दिया गया है और 75-75 नंबर दिया गया है। यहाँ भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। समय आप देखेंगे तो 60 मिनट इसमें भी दिया गया है, 60 मिनट इसमें भी दिया गया है। दोनों मिलाकर जोड़े तो 120 मिनट आपको कुल प्रश्न करने के लिए दिया जाएगा। और कुल प्रश्न हो जाएगा कितना, तो 90 प्रश्न हो जाएंगे, कुल 90 प्रश्न हो जाएगा। 90 प्रश्न के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में 90 प्रश्न के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, विस्तार से दिया गया है। अगर इससे भी ज़्यादा विस्तार में आप चाहते हैं सिलेबस को जानने के लिए, ताकि और अच्छा तैयारी हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें सिलेबस लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए लाएंगे एक नई वीडियो लाएंगे पूरे विस्तार से इसके पूरे सिलेबस में, टॉपिक वाइज सिलेबस में, कि कौन से टॉपिक से कौन कौन चैप्टर से सिलेबस दिया गया है, कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, सारे सब्जेक्ट का एक वीडियो में बनाकर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई पूरे एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में कैसा रहेगा, क्या क्या देखेंगे। तो आज जो देखेंगे, आज क्या, चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कौन सा प्रश्न देखेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो 7/10/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रथम पाली का यानी फर्स्ट सिटिंग का
क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे किस पैटर्न पर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सामान्य जानकारी से देखेंगे प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। उत्तरी भारत में मंदिर जो बनता है कौन सा शैली में बनता है, वास्तु शैली में। ऑप्शन है देखिए नागर में, मंडप में, द्रविड़ में या बिहार में। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर पता है तो आपको। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागर शैली। नागर शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागर शैली के मंदिरों में ऊंची पिरामिडों नुमा टावर होते हैं जिन्हें शिखर कहते हैं। पिरामिड जिस तरह से होता है उसी तरह से बनाया जाता है, ऐसे करके ऐसे। इस तरह, इसी को कहते हैं नागर शैली। ठीक है, ये कैसा रहता है इसका आकार, पिरामिड नुमा आकार, टावर जैसे शिखर कहते हैं। इन मंदिरों में गर्भगृह, अंतराल, मंडप और अर्ध मंडप होता है। ये मंदिर आमतौर पर ऊंचे मंच पर बनाए जाते हैं, ऊंचा बनाया जाता है। जो भी मंदिर आप देखिएगा यहाँ पे ज़मीन से काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है इसको। ठीक है, नागर शैली के मंदिरों में शिखर के ऊपर बलनुमा कलश होता है। ठीक है, नागर शैली के मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ भी होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से देखें नागर शैली जो होता है ये उत्तरी भारत में मिलता है मंदिर का निर्माण। वहीं पे दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें द्रविड़ का मिलता है, द्रविड़ शैली का, द्रविड़ वास्तुकला शैली का मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कौन सा निम्नलिखित में से पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। हिमालय का एक भाग है कौन सा? ऑप्शन देखिए धूपगढ़ या कलसुईबाई, कामेत या तारामती। सही आंसर बताइए कौन सा आ जाएगा। हिमालय के बारे में बता रहा है, हिमालय का कौन सा पर्वत इसका एक शिखर है। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये जो पर्वत बता रहा है इसमें ये जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में है और ऊंचाई 7,756 मीटर है ऊंचाई है। और ये कौन सा जिला में स्थित है? चमोली जिला में स्थित है उत्तराखंड के। ठीक है, सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है, और तिब्बती लोग इसे जो इस पर्वतमाला को कहते हैं कांगमेन के नाम से करते हैं। ठीक है, और इस पर पहली बार जो चढ़ाई हुई थी 1931 में पहली बार चढ़ाई किया गया था। ठीक है, और ये 3 हिमनद प्रणालियों से घिरा हुआ है, पश्चिमी, पूर्वी और रायकाना हिमनद से। ठीक है, देखिए पश्चिमी जो हिमनद से निकलता है सरस्वती नदी सॉरी, पश्चिमी जो हिमनद से निकलता है इस पर्वत का सरस्वती नदी निकलता है, पूर्वी से धौली गंगा निकलती है और ये दोनों जो है ये चमोली जिले की प्रमुख नदी है। अलकनंदा जो है, अलकनंदा उसकी सहायक नदी है। तो हम बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामेत हो जाएगा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 950, 933, 943 या 998। सही आंसर बताइए इसका क्या आ जाएगा। तो देखिए
जनगणना 2011 के अनुसार जो है, जो ग्रामीण इलाकों को अगर माने तो 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं संख्या, ये महिलाओं की संख्या कितना पर 1000 पुरुष पर इतना महिलाएं की संख्या, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण इलाका में देखेंगे तो 949 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, जबकि शहरी में बात करें तो 929 महिलाएं हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल में बच्चों में बात करें तो 919 हो जाएगा। ठीक, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, 919 हो जाएगा। अब वहीं पे बात करें कि राज्य में, ये तो पूरे भारत का पूछा है लिंगानुपात। राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है, कौन से राज्य में लिंगानुपात है, तो ये केरल में हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं वहाँ पे हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक मतलब लिंगानुपात वाले राज्य। वहीं पे सबसे कम लिंगानुपात वाले बात करें तो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, जो कि 1000 पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, अब पूरे भारत की बात करें तो पूरा भारत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 943 हो जाएगा, 1000 पर 943 पुरुष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एस अब्दुल नाजिर को फरवरी 2023 में डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है केरल का, गोवा का, आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का। तो सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर। अब्दुल नाजिर जो है, एस अब्दुल नाजिर फरवरी 2023 में किसका किया गया था नियुक्त, कहाँ का राज्यपाल, दिया जाएगा आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त हुआ था उस समय। ठीक है, और ये 24वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो इनका वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश तो हो जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है इसको शपथ कौन दिलवाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, पद ग्रहण करते वक्त शपथ कौन दिलवाता है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनियसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। कौन था 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध यात्री, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, वार्थेमा। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, हिस्ट्री से प्रश्न है ये। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये जो यात्री थे ये केरल में आया था और किसके शासनकाल में आया था, तो देखिए ये काकतीय शासक जो था रुद्रम्मा देवी और पांड्य शासक जो था मधवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने जो है मंगोल साम्राज्य के शासक कुबलाई खान जो थे, ठीक है, उनके दरबार में भी काम किया था। ठीक, और ये भारत का जो यात्रा किया था 1292 से 1294 के बीच में किया था। ठीक, 1292 से 1294 तक भारत की यात्रा किया था। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा अभी भी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्को पोलो हो जाएगा। मार्को पोलो हो जाएगा। ठीक है, मार्को पोलो हो जाएगा, जिसका जन्म हुआ था वेनिस गणराज्य तो था, मध्य युग में हुआ था वेनिस गणराज्य। ठीक है, जो थे व्यापारी खोजकर्ता और राजदूत था एक मार्को पोलो। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहता है पंडित अरविंद थत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन है इंदौर, आगरा, मेवाते या बनारस। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाती घराना हो जाएगा। ठीक है,
मेवाती घराना से हो जाएगा इनका संबंध है। ठीक है, देखिए ये जो है एक भारतीय हारमोनियम वादक है। इन्हें एकल वादक भी कहा जाता है और इनका पिता और बड़े भाई भी हारमोनियम वादक थे। ठीक है, उन्होंने 6 साल की उम्र से ही हारमोनियम बजाना शुरू किया था और इन्हें हारमोनियम को पुनर्जीवित करने के लिए भी जाना जाता है और 1982 में ऑल इंडिया रेडियो हारमोनियम एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, पंडित अरविंद को भत्ते को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लक्षणों से संबंधित नहीं है? पूछ रहा नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, पूछ रहा कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, संरक्षित करना, आदर करना, साहस करना या संयोजना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो बताइए। ठीक है, कौन सा इसमें से पूछ रहा है कौन सा लक्ष्य से संबंधित नहीं है, मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित कौन सा नहीं है, सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है साहस है जो है ये नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं ये देखिए। नागरिकों में नागरिक जिम्मेवारी पैदा करना, राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को याद दिलाना। ठीक है, नागरिकों को में नैतिक मूल्य को बढ़ावा देना, राष्ट्र के कल्याण और प्रगति में योगदान देना करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है आप कमेंट करके बताइए, और कितना कम है मौलिक कर्तव्य है और कौन सा अनुच्छेद और कौन सा भाग में है ये भी बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग और कितना मौलिक कर्तव्य दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सवाल है ये। अगला प्रश्न देखिए, कालामंडलम कृष्णन नैयर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से एक जानी मानी हस्ती थे? ऑप्शन है देखिए भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली या कुचिपुड़ी। सही आंसर बताइए, डांस से संबंधित है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कथकली हो जाएगा। ठीक है, कथकली जो होता है कौन से राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है एक, और केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो विस्तृत किसके लिए है? वेशभूषा, श्रृंगार और हाव भाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह नृत्य। ठीक है, और यह नृत्य संगीत और अभिनव का एक संयोजन है जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय पर आधारित है। वहीं पे भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, हरानुपो जातिवारम सद्दम। ठीक है, वर्णम पदम तिलाना। मोहिनीअट्टम की बात करें तो लास्य नृत्य, कुचिपुड़ी बात करें तो शिव के तांडव नृत्य। ठीक है, कमेंट करके आप हमें बताइए कि कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों का अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से आदमी थे जो यूरोपीय नाट्य और तकनीक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का तकनीक दोनों को मिलाकर कला बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन से थे? इसमें से ऑप्शन देखिए दिया गया है, गुरु विपिन सिंह, बिरजू महाराज या केलू चरण महापात्र या उदय शंकर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय शंकर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए, भारत 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है, देखिए, डॉक्टर सी चंद्रमौली, विवेक जोशी, जयंत कुमार बनठैया और देवेंद्र कुमार सिगड़े। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना में जो था जनगणना आयुक्त जो था डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, जो कि 14वें क्रम की राष्ट्रीय जनगणना था। ठीक, और 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी इसकी जनगणना। ठीक, भारत में सबसे पहले जो जनगणना चालू हुआ था 1892 से चालू किया गया था। ठीक है, और भारत की जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान पर बनाए रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो विश्व में दूसरे स्थान पर यह देश आया है। ठीक है, और इस दौरान देश की जो साक्षरता दर भी रही है 64.83 से बढ़कर 69.3 हो गया है। ठीक है, और इस जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 1,210.19 मिलियन है, यानी 1210.19 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ठीक है, अब वर्तमान में अभी इससे भी अधिक हो चुका है। वर्तमान में पूरा विश्व में प्रथम स्थान पर आ चुका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह कान्यकुज के मोखड़ी वंश के राजा जो थे डैश के साथ हुआ था। मोखड़ी वंश के कौन सा राजा के साथ इनका विवाह हुआ था? देखिए ऑप्शन है हसन बर्मन, ठीक, देवगुप्त, ग्रह बर्मन, शशांक। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मोखड़ी वंश के राजा जो था ग्रह बर्मन के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, राजश्री जो था, राजश्री थानेसर के शासक वर्धन की बेटी थी। ठीक है, ग्रह बर्मन मोखड़ी वंश का अवंती बर्मन के बेटे थे। अवंती बर्मन के बेटे थे ग्रह बर्मन। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यह विवाह जो हुआ था मालवों के राजा के खिलाफ दो राजवंशों का गठबंधन था। बंगाल के गौड़ साम्राज्य के शासक जो था शशांक को विवाह गठबंधन से मोखड़ी स्थिति मजबूत करने की चिंता थी। ठीक, उसने मालवों के साथ गठबंधन किया और कन्नौज पर हमला कर दिया, और इसी हमला में ग्रह बर्मन की हत्या हो गई थी और राजश्री को कैद कर लिया गया था। ठीक, तो यह था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिस्ट्री में पढ़िएगा तो इससे भी ज़्यादा पता चलता है। उसके बाद फिर राजश्री को चलाने के लिए हर्षवर्धन जाता है, और उसके बाद शासन जो करता है हर्षवर्धन करता है, और अंतिम हिंदू शासक जो था शक्तिशाली वो हर्षवर्धन ही था। ठीक, इसके बाद कोई भी उतना शक्तिशाली साम्राज्य को नहीं चला पाया भारत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर बताया तो बताइए। ठीक है, सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, CO2 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए कि कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है सूत्र? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, उसी तरह से ऑक्सीजन का क्या होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है जापान, मलेशिया, भारत या दक्षिण अफ्रीका, कोरिया। सही आंसर बताइए कौन हो जाएगा, कौन सा देश जीता है? कहला महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में कौन जीता है? सही आंसर बताइए कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने यह जीता है ट्रॉफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, प्रकाश जावड़ेकर, वीरेंद्र कुमार या पीयूष गोयल। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा जगदीप धनखड़। कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस आर्टिकल में यह दिया गया है प्रावधान कि राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति होगा। कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, किसने कहता है इरविन के साथ समझौता किया था 5 मार्च 1931 को? किसने समझौता किया था? महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। सही आंसर बताइए इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ में यह संधि हुआ था? सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। गांधी इरविन के साथ समझौता हुआ था और इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इस पैक्ट को क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट, और दूसरा दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 के। उस समय जो भारत का वायसराय इरविन जो था उसके साथ यह पैक्ट हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो आया था, साइमन जो आया था 1927 में, उसी पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में होने वाला था। ठीक है, और ये इसके अनुसार कांग्रेस की तरफ से गांधी जी उसमें शामिल होने के लिए यह समझौता हुआ था। और यह समझौते के अनुसार ने कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बंद करने के लिए फैसले किया था। ठीक है, वहीं पे देखिए सरकार ने कांग्रेस पर लगाए गए सभी अध्यादेश वापस ले लिए थे। सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियां वापस कर दी गई थी। ठीक है, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति मिल गई। ठीक, धरना देने के लिए शांतिपूर्ण यह सब अनुमति मिला था इस समझौता के तहत। ठीक, तो किसके साथ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने जो था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है, हीलियम गैस का डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है लंदन आकर्षण बल के कारण, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण, हाइड्रोजन आबंधन अभिक्रिया के से आकर्षण का द्विध्रुवीय बल के कारण। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सही प्रश्न जो हो जाएगा, किसी भी गैस को निम्न ताप या उच्च दाब पर हम द्रवित कर सकते हैं। ठीक, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन आकर्षण बल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड। तो देखिए जो सरहुल आदिवासियों का जो कृषि से संबंधित यह त्यौहार है, इसका जो त्यौहार का जो देखिए बसंत ऋतु में चैत महीने में शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। यह नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक, और यह त्यौहार में प्राकृतिक की पूजा की जाती है। जैसे आपने देखा कृषि से संबंधित है यह त्यौहार, तो प्राकृतिक की पूजा होती है। ठीक है, तो सरहुल पूजा में धरती और सूरज का विवाह कराया जाता है। ठीक है, सरहुल पूजा के एक दिन पहले 2 घरों में पानी भरा जाता है और दूसरे दिन पूजा की जाती है। कैसे किया जाता है, देखिए एक दिन पहले 2 घरों में घरों में पानी भरा जाता है और दूसरे दिन उसकी पूजा की जाती है। सरहुल पूजा में केकरे का भी खास माना जाता है। ठीक, और ये कौन सा राज्य में हो जाता है, तो इसका सही आंसर जो होता है सरहुल आदिवासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकमात्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था। ऑप्शन है जमींदारी, रैयतवारी, इक्तादारी या महलवारी। तो यह व्यवस्था जो था किसके द्वारा किया गया था, जो कि जमींदार को हटाकर डायरेक्ट जमीन जो ग्राम का प्रधान होता था मुखिया, उससे कहता था कि टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को दो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महलवारी जो व्यवस्था आया था इसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया था। ठीक, महलवारी प्रणाली में पूरे गांव को एक बड़ी इकाई में मिलाकर महल बनाया गया था। ठीक है, उसी को महलवारी कहा जाता है। महल में पूरे गांव को मिलाकर एक महल बनाया जाता है और गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था। लंबरदार का काम क्या था, गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। ठीक, इस प्रणाली को अंग्रेज हॉल्ड मैकेंजी ने 1819 में प्रस्तावित किया था और इसे 1822 में रेगुलेशन 7 के जरिए कानूनी मान्यता मिली थी। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था। इस प्रणाली में राजस्व को हमेशा के लिए तय नहीं किया गया था। इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता था और बढ़ाया जाता था। जैसे कभी भी पहले जो था पहले फिक्स राजस्व था, अगर इसमें ज़्यादा किसान को मुनाफा हुआ तो भी वो उतना ही देगा कर, और कम हुआ तो भी करना। लेकिन इसमें महलवारी में यह व्यवस्था चेंज किया गया, बदल कर किया गया कि संशोधन करके कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर को बढ़ा सकते हैं। ठीक, यह प्रक्रिया भी इसमें शामिल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जब कोई नदी अपने मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से किसका भूदृश्य बनने में सक्षम होती है। ऑप्शन है झरने, एक डेल्टा, बी एक विसर्प, भी आकार की घाटी। सही आंसर बताइए, नदी से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा। एक विसर्प मार्ग बनाने में सक्षम होता है। देखिए कैसे, विसर्प एक ऐसा आकार का होता है, नदी देखिए सीधा जाएगा नहीं, वो कभी इधर कट के
सीधा नहीं जाके ऐसा करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नदी बनाता है अपना मार्ग। ठीक है, तो देखिए नदियों में विसर्ग का निर्माण जो है अवसादों के भार के कारण आता है। अवसाद जो उसके साथ चट्टान पत्थर ये सब जो आता है उसका जो वजन के कारण होता है, उसी के कारण इसका यह आकृति बनती है नदी के। ठीक है, नदी के मार्ग के प्रत्येक मोड़ में 2 ढाल होती है। ठीक है, हर मोड़ पर 2 ढाल होती है। ठीक है, एक उत्तल पक्ष जो रेत और बजरी के नीचेपन को प्राप्त करता है, इसे स्लिप ऑफ राइट साइड के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विसर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पेरपोक्कुलम एल्ला उरियाक्तुकोम जन्म से सभी समान है के नारे के साथ तमिलनाडु और पांडुचेरी में तमिलगाम बैटरी काजगम तेलंगाना तमिलगा बैटरी काजहगम टीवी के राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी का नाम है टीवी के। ठीक है, यह पार्टी का नाम है। ठीक, और ये किसने स्थापना किया था? कौन सा? कहता है तमिलनाडु के सुपरस्टार है। कौन है ये? ऑप्शन है देखिए रजनीकांत, विजय, धनुष या कमल हसन। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय हो जाएगा। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए वहीं पे देखिए कमल हसन की बात करें तो ये भी सुपरस्टार है और राजनेता भी हैं और नेता के साथ साथ पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं। वहीं पे धनुष की बात करें तो धनुष वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा जिन्हें धनुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भी तमिल फिल्म के अभिनेता है और प्रसव गायक, गीतकार और निर्माता भी है। ठीक है, रजनीकांत भारतीय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता है जिन्होंने मुख्यतः तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। ठीक है, चलिए और पार्टी का मुख्यालय बात करें तो यह पार्टी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इस देखिए प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान को इससे लाभ मिला है। ठीक है, यह नहर पंजाब के हरीके से शुरू होकर राजस्थान के जैसलमेर जिले तक जाती है और नहर राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर ये सब जिला से होकर गुजरता है राजस्थान के। ठीक है, और यह नहर जो है राजस्थान के थार रेगिस्तान में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसका नहर का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर था। ठीक है, जिसे वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, जिसका अंतिम छोर जैसलमेर के मोहनगढ़ के से गदरपुर रोड बाड़मेर तक
बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान, जिसका पुराना नाम था राजस्थान नहर, अब नया नाम है 1984 के बाद इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम द्वारा डैश बनाया जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म अंत परदेवीय जलिकाएं, स्वयं प्लास्टिडियम या गोल्जी उपकरण या सूत्रकणिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, रुक्ष अंतर परदेवीय जलिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी थी? ऑप्शन है घाना, उरुग्वे, पोलैंड या ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उरुग्वे जीता था, जिसे किसे हराया था? चीन को 2-0 से चीन को हराकर यह विजेता बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी, नटवर सिंह, मनमोहन सिंह या खुशवंत सिंह। सही आंसर बताइए किसकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ? पुस्तक का नाम है, बताइए किसका है। देखिए यह किताब का विमोचन जो हुआ था 19 मार्च 2008 को भारत के जो 11वें राष्ट्रपति जो थे अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक, और ये किसका है आत्मकथा? तो ये हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी जो था इसका आत्मकथा है। ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे और उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है और 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 से 4 तक। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है और ऑप्शन डी दिया गया है। ध्यान से सभी ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, यह होमवर्क हो गया और इसका सही आंसर बताइएगा हमें कमेंट करके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।